तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये हमारा एक वेबिनार है जो कि हमारी डीप लर्निंग की बेसिकली इंट्रोडक्शन पे फोकस्ड है। और इससे पहले मेरा एक थोड़ा सा मुख्तसर था तारुफ। मेरा नाम सैयद अली हमज़ा है और मैं फ़ास लाहौर से ग्रेजुएट हूँ कंप्यूटर साइंस में। और उसके बाद मैं अपनी आला तालीम हासिल करने के लिए यूएस आ गया। और जो मेरा करियर फोकस है अभी तक के दुनिया के जितने भी ट्रेंड वाले बज़वर्ड्स हैं वो सारे के सारा मेरा करियर इंटरेस्ट है। तो यानी ब्लॉकचेन को छोड़ के बाकी सभी कुछ में मेरा इंटरेस्ट है। और स्टार्ट में मैंने अपने करियर में कुछ स्टार्टअप्स में जॉब की और उसके बाद वहाँ पे अपने स्किल सेट बनाने के बाद मैं अल ख़वारिज़मी इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस यूईटी लाहौर में एज अ रिसर्च ऑफिसर ज्वाइनिंग की मैंने, जहाँ पे मेरे दो पब्लिकेशंस पे काम किया। एक तो पब्लिश हो गई और दूसरी अभी पब्लिकेशन के दौरान ही थी कि मैं जॉब छोड़ के मुझे बाहर आना पड़ गया। तो हम अभी चलते हैं अपने एग्जैक्ट जो हमारा टॉपिक है। तो डीप लर्निंग पे जंप करने से पहले ज़रूरी है कि हम कुछ उसके प्री रिक्विजिट्स समझ लें कि एग्जैक्टली डीप लर्निंग कहाँ से डिराइव हुई और इसका एग्जैक्ट पाथवे बनता क्या है। तो सबसे पहले हायरार्की में हमारे पास आती है इंटेलिजेंस, जो कि हमारी जिसको हम जहानत कहते हैं। इंटेलिजेंस को अगर आप मशीन्स के साथ इंटीग्रेट कर दें तो उसको हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि ये नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये एक सिंथेटिक से इंटेलिजेंस है और काफ़ी लोग क्लेम करते हैं कि ये इंटेलिजेंस है नहीं, ये सिर्फ एक सेट ऑफ एल्गोरिथम्स और पैटर्न रिकग्निशन है जिसको हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम दे दिया। और एआई की एक सब डोमेन है जिसे हम बोलते हैं मशीन लर्निंग। और मशीन लर्निंग की आगे एक बड़ी फोकस्ड स्पेशलाइज्ड सब डोमेन है जिसको हम डीप लर्निंग कहते हैं। तो अभी इन सभी टर्म्स को हम देखेंगे कि एग्जैक्टली होती क्या क्या है। तो अगर आप गूगल पे जाएं और पहली क्यूरी सर्च करें तो आपको नज़र आएगा कि बेसिकली आर्ट इंटेलिजेंस कहते किसे हैं। जो आपको गूगल की तरफ से एक डेफिनेशन मिलेगी, इट्स द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स, जो कि एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सी डेफिनेशन है। और अगर आप राइट साइड पे देखें जो कि विकीपीडिया का कंटेंट है, इसमें हमें अंदाज़ा होता है क्योंकि कुछ हमारे पास कीवर्ड्स हैं, कैपेसिटी फॉर लॉजिक, सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग, रीजनिंग, प्लानिंग। तो ये सभी चीज़ें इंटेलिजेंस की अम्ब्रेला के अंदर फॉल करती हैं। तो हम इन सभी टर्म से फोकस नहीं कर रहे होंगे। आज के वेबिनार का मकसद ये है कि हम इंटेलिजेंस का जो लर्निंग का जो उसका एक लर्निंग का एक सब ग्रुप है हम उसको देखें और उसके बारे में समझें कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो
देयर इज़ अ फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट मार्विन मिन्स्की, जिनकी बहुत ही ज़्यादा रिसर्च है. ही was a professor at MIT, and he was one of the best cognitive scientists in the US in his time. और उनके मुताबिक इंटेलिजेंस बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं दिमाग में होने वाले उन प्रोसेसेस के लिए जिनसे हम मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. और एक और भी ज़रूरी चीज़ जो कि मेंशन है कि जब भी आप एक स्किल सीख लेते हैं, whenever you become a learned person, तो जब दूसरे लोग उस स्किल को एग्जीक्यूट करते हैं तो आप उससे कोई ख़ास इम्प्रेस नहीं होते, क्योंकि आपने उसका जो सीक्रेट है, उसका जो कोर है, वो आपको समझ आ रहा होता है और आपको पता होता है कि ये कोई बड़ी चीज़ नहीं. तो बेसिकली डीप लर्निंग भी कुछ इस तरह की चीज़ ही है जिसको एग्जैक्टली पता है अंदर की कहानी. उसके लिए कोई बहुत इम्प्रेसिव चीज़ नहीं, लेकिन जिन लोगों को नहीं आइडिया, वो लोग इसके बारे में काफ़ी कॉन्स्पिरेसीज भी आना शुरू हो गई हैं अब तो इस वेबिनार के थ्रू हम देखेंगे कि उन कॉन्स्पिरेसीज को, नॉट एग्जैक्टली उन कॉन्स्पिरेसीज को, लेकिन उन कन्फ्यूजन को किस तरह से हम हल कर सकते हैं जिससे कि हमारे ये प्रॉब्लम्स जो उनसे हैं ये सॉल्व हो सकते हैं. तो अभी एक बड़ी सीधी सीधी डेफिनेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बेसिकली द साइंस ऑफ मेकिंग मशीन्स और प्रोग्राम्स which can think like people, act like people. तो थिंकिंग और उस थिंकिंग की बेस पे एक डिसीजन लेना जो कि आपका एक्शन है, बेसिकली एआई की यही कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो हम इस पे देखेंगे कि थिंकिंग हमारे लिए ज़रूरी क्यों है. ये एक बड़ा सीधा सीधा सवाल है और इसका सीधा जवाब है हर हर इंसान थिंकिंग को ज़रूरी नहीं समझता शायद, लेकिन जो हमारी डोमेन है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की, उसमें थिंकिंग का एलिमेंट, उसको फॉर्मलाइज करना बहुत इम्पोर्टेंट है. और थिंकिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि हम डिसीजन ले सकें, बल्कि थोड़ा सा अगर इसको रिफ्रेश करें तो टू मेक गुड डिसीजंस, क्योंकि गलत फैसले तो लोग कर ही लेते हैं आसानी से. तो अगर आपकी थिंकिंग सही होगी, अगर आपके थॉट प्रोसेस सही होगा, तो आप उसकी बेस पे अच्छे डिसीजंस लेंगे और प्रॉब्लम से बच सकेंगे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकेंगे. और जो लर्निंग का एलिमेंट है वो कहाँ पे आता है यहाँ पे, कि आपका थिंकिंग तभी इम्प्रूव होगी जब आप कोई चीज़ सीख चुके होंगे. जैसे जैसे आपकी लर्निंग इम्प्रूव होती है, उसी तरह आपकी थॉट प्रोसेस और उसके बाद आपकी डिसीजन मेकिंग उसी के साथ साथ इम्प्रूव हो जाती है. तो देयर इज़ अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट वी कॉल द टास्क एट हैंड एंड व्हाट वी कॉल एक्सपीरियंस एंड व्हाट वी कॉल लर्निंग. तो अगर आपको कोई भी एक टास्क दिया जाए और आपको बोला जाए कि इसको बार बार आपने ये टास्क करना है, एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, एक महीना, आप पूरा साल वो काम करते हैं, आप 10 साल तक एक काम करते रहते हैं, तो एक ऐसा टाइम आता है जब आप उस टास्क को इतना ज़्यादा कर चुके होते हैं और आपने इतने ज़्यादा सिनेरियोज देख लिए होते हैं उस एक्सपीरियंस के अंदर कि आप उस टास्क को करने में माहिर हो चुके होते हैं. तो तब हम बोलेंगे कि आप बेसिकली उस टास्क को सीख चुके हैं अच्छी तरह से. तो यही बेसिकली लर्निंग का एक जो क्रक्स है वो यही बनता है. तो इसको हम थोड़ा सा देखेंगे. जो हमें कॉग्निटिव साइंस और साइकोलॉजी की तरफ से डेफिनेशन आती हैं, उस पर हम देखते हैं कि लर्निंग की कितनी टाइप्स हो सकती हैं. तो मैं इन तीनों टाइप्स को एक एग्जांपल से समझाऊंगा. फॉर एग्जांपल, एक बिल्कुल छोटा बच्चा है और उसको आपने पहचान करवानी है कि उसके पेरेंट्स कौन है और उसके भाई बहन कौन है. तो आपने देखा होगा कि माएँ अपने बच्चे को पकड़ के बोलती रहती हैं कि मैं तुम्हारी मामा हूँ, ये तुम्हारे पापा हैं, फलां तुम्हारा भाई बहन है. तो उस टाइम हम क्या कर रहे होते हैं कि हम उस छोटे बच्चे को, जिसको ये पता नहीं होता कि ये लोग मेरे क्या लगते हैं, उसको हम लेबल्स बता रहे होते हैं कि कौन सा इंसान तुम्हारे, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता जुड़ा हुआ है. तो वो बच्चा ओवर द टाइम उस चीज़ की लर्निंग करता है और आस्ता आस्ता कुछ हफ्तों के अंदर वो समझ जाता है कि ये मेरी माँ है और ये मेरे बाप हैं.
और वो किसी दूसरे इंसान के पास जाने से फिर इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता, क्योंकि उसे पहचान हो जाती है। तो इस तरह की लर्निंग को हम कहते हैं कि सुपरवाइज लर्निंग है। जो अनसुपरवाइज लर्निंग है, उसमें हम कोई लेबल स्पेसिफाई नहीं करते, लेकिन हम डेटा के अंदर से, अपने एक्सपीरियंस के अंदर से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ये ऐसे ही है, इसकी एग्जांपल जैसे आप देखेंगे बच्चा बड़ा होता है जब, तो उसको कोई बताता नहीं कि फ़लाँ इंसान अच्छा या बुरा है। वो खुद ही फिगर आउट कर लेता है कि सोसाइटी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह के लोग रहते हैं, और उन्हीं की बेस पे हर बंदे की क्लस्टरिंग कर लेता है, जिसको हम किसी हद तक थोड़ी सी स्टीरियोटाइपिंग भी कह सकते हैं, लेकिन विच इज़ वन ऑफ द एम्स ऑफ अनसुपरवाइज लर्निंग, कि आप डाटा को इस तरह से अपने एक्सपीरियंस की बेस पे अपने रोज़मर्रा के जो लोग हैं उनको इस तरह से क्लस्टर करें कि आप उनके बारे में एक राय बना लें उनके बिहेवियर को देखते हुए। तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर। तीसरी तरह की हमारे पास जो लर्निंग है, वो बेसिकली हम उसे कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। तो ये भी साइकोलॉजी से हमारे पास टर्म आई है, जो कि बुनियादी तौर पे जज़ा और सज़ा की बेस पे एग्जीक्यूट होती है। तो अगर आप लाइफ में कोई अच्छा काम करेंगे तो आपको उसका इनाम मिलेगा, विच इज़ अ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। और अगर आप कोई बुरा काम करेंगे तो आपको उसकी सज़ा मिलेगी, विच इज़ लाइक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो आप किसी भी सिनेरियो के अंदर अपनी सज़ा और अपने इनाम को देखते हुए ये आराम से पता लगा सकते हैं कि कौन सा काम करने वाला है और कौन सा काम नहीं करने वाला। और जिसमें आपको ज़्यादा इनाम मिलेगा उसको आप ज़्यादा करने की ट्राई करेंगे, जिसमें आपको कम इनाम मिलता है उसको आप थोड़ा सा, अगर स्किप भी करना चाहें तो आप लाइफ में कर देते हैं। तो लर्निंग की ये 3 टाइप्स हैं, और कोई फ़र्क नहीं अगर आप इसी लर्निंग के साथ मशीन का वर्ड लगा दें तो एग्जैक्टली वही चीज़ बन जाती है। यानी प्रीवियस स्लाइड में और नई स्लाइड में सिर्फ एग्जैक्टली डेफिनेशंस वही हैं, तरीका वो है, बस फ़र्क इतना है कि जो ये लर्निंग है, इसको हम जब फॉर्मलाइज करके कंप्यूटर्स के अंदर इसके कोडिंग लिखते हैं, उनके एल्गोरिथम्स डिज़ाइन करते हैं, इनके मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं, तो वो चीज़ हमारे पास मशीन लर्निंग बन जाती है। तो इतना ही फ़र्क है आम इंसान की लर्निंग में और मशीन की लर्निंग में, कि इंसान की लर्निंग में हम कोई प्रोग्राम नहीं लिखते, मशीन की लर्निंग में हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जो कि मशीन को एक्सपीरियंस के साथ साथ सिखाता जाए। और मशीन लर्निंग की टर्म में जो टास्क होता है बेसिकली वो आपका प्रॉब्लम होता है जिसको आपने सॉल्व करना होता है। एक्सपीरियंस उसका डेटा होता है, जिस डेटा पे मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम अपने आप को एक्सपोज करके उस डेटा के बारे में सीखता है और उससे फिर बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकता है। तो यहाँ पे हमारी एक छोटी सी डिस्कशन होगी। तो डिस्कशन बेसिकली एक छोटा सा सवाल है कि आपने ये डिसाइड करना है, यू हैव टू मेक अ डिसीजन कि आपने एक मूवी देखने जानी है या नहीं देखने जानी। तो आके भाई मुझे आपकी थोड़ी सी इसमें राय चाहिए होगी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि आप वो मूवी देखने जा रहे हैं या नहीं। अच्छा, इसमें ये है कि बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी इसके अंदर इसका आंसर दे सकते हैं। मैं अगर अपने हिसाब से बताऊँ कि अगर मैंने मूवी देखने जाना है या नहीं जाना, तो उसके अंदर 3-4 चीज़ें जो मैं देखूँगा। सबसे पहले देखूँगा कि जो मूवी है, जो मैं देखना चाह रहा हूँ, क्या वो अवेलेबल है कि नहीं? वो वहाँ उस स्पेसिफ़िक थिएटर के अंदर या सिनेमा के अंदर लग रही है या नहीं? उसके अलावा मैं ये देखूँगा कि वो कितना दूर है, क्या मेरे लिए आना-जाना ठीक है, आसान है? दूसरा ये कि क्या बाकी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन क्या आज जिस टाइम पे वो मूवी लग रही है और जितना दूर है उसके हिसाब से मेरे पास टाइम भी है या नहीं? मतलब उस पर्टिकुलर टाइम स्पैन में अवेलेबल भी हूँ या नहीं? तो ये कुछ 3-4 चीज़ें होंगी जिसके बेस पे मैं डिसाइड करूँगा। सही। तो आप कह रहे हैं कि हम डिफरेंट फैक्टर्स कंसिडर कर सकते हैं बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, हुँ, और वो डिसीजन क्या होना चाहिए। कि मूवी वो हम देखने फैक्टर्स, जा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल। और वो फैक्टर्स हो सकते हैं जिस तरह आपने काफ़ी एक लिस्ट बताई कि आपके पास टाइम है, आपके पास पैसे हैं,
या नहीं, आपको मूवी वाकई पसंद है या नहीं, या फिर आपके साथ कौन जा रहा है मूवी देखने या कौन जा रही है मूवी देखने। तो डिफरेंट तरह के आपके फैक्टर्स होंगे जो कि आपके डिसीजन को इम्पेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अच्छा, इसमें एक जो ज़रूरी चीज़ वो ये है कि आपके हर एक फैक्टर की एक अपनी वेटेज होगी। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास टाइम तो है लेकिन पैसे नहीं है, तो आप मूवी देखने नहीं जा सकते, क्योंकि आपको पता है कि पैसे की वेटेज है वो ज़्यादा है। अगर आपके पास टाइम भी है, पैसे भी हैं और आपको मूवी पसंद ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये फैक्टर ज़्यादा कंसिडरेबल होगा ओवर दीज टू फैक्टर्स। तो हर फैक्टर का अपना एक वेट होता है, और उस वेट को अगर आपने ठीक तरह से यूटिलाइज कर लिया तो आपकी डिसीजन मेकिंग उस तरह से इम्प्रूव हो सकती है। तो यहाँ पे अगर इसको समझने के लिए हम वेट को समझने के लिए मेरा क्वेश्चन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टाइम है लेकिन पैसे नहीं है और मूवी भी पसंद है, तो हम्म। क्योंकि पैसे नहीं है तो इसका मतलब वी कैन नॉट गो राइट बिल्कुल। क्योंकि उसकी एक इम्पोर्टेंस है या उसका एक वेट यहाँ पे जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर टाइम है और हमारे पास पैसे भी हैं, हम्म। लेकिन मूवी कुछ ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि हमने अब एक टाइम निकाला है और हम बाहर जाना चाह रहे हैं, जी तो जी। इसका मतलब ये है कि अब मूवी की लाइकनेस का वेट थोड़ा कम हो गया क्योंकि हम इतनी पसंद भी नहीं है, हम फिर भी देखने जा रहे हैं। क्या ऐसे ही है इसके अंदर कुछ? बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि अगर आपके पास ये तीनों फैक्टर्स जो हैं सही होल्ड नहीं कर रहे, तो इवन देन आपका एक पर्सनल बायस होगा कि आपने आवारागर्दी करनी करनी है, आपने आज जाना ही जाना है। या फिर आपको किसी ऐसे दोस्त ने ऑफर करा दिया कि जानी, टाइम का भी मसला नहीं है, पैसे का मसला भी नहीं, तू बस आ, हुँ, तेरी कंपनी चाहिए। अगर कोई इस तरह का सीन आपके पास बन जाता है, तो ऑब्वियसली वो वेट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, जो कि हुँ, आपकी हुँ, डिसीजन मेकिंग पे उस फैक्टर का इम्पैक्ट ज़्यादा होगा इनकी निस्बत। और तो बेसिकली इसी तरह से आपके फैक्टर्स किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट कर सकते हैं, वो फैक्टर्स फाइंड आउट करना एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है, जो कि अगर आप सही तरीके से फैक्टर्स को फिगर आउट कर सकें, तो टेक्निकल जो अगर किसी का स्टैट्स का बैकग्राउंड है, तो फैक्टर्स बेसिकली हमारे वेरिएबल्स होते हैं। और ये जो जिनके पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, फैक्टर्स बेसिकली हमारे वो वेरिएबल्स होते हैं, और उनके वेट्स बेसिकली, अगर मैं मैथमेटिकली बताऊं, तो वेट्स आर बेसिकली द कोएफिशिएंट्स। तो आपने इन फैक्टर्स की बेसिस पे डिसीजन लेना होता है। तो हमारी डिस्कशन से जो हमारे की टेकअवेज हैं वो ये हैं कि डिसीजंस आर बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स। एक फैक्टर हो सकता है, एक से ज़्यादा फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे हिडन फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि आप अगर कंसिडर ना करें तो आपकी डिसीजन मेकिंग, आपको लगेगा कि आपने फैसला सही किया है, लेकिन इवेंचुअली आप का डिसीजन गलत भी हो सकता है, क्योंकि आपने कुछ ऐसे हिडन फैक्टर्स हैं जो कि आपने एक्सप्लोर नहीं किए। हर एक फैक्टर का अपना एक वेटेज होता है, और वो कितन कौन सा फैक्टर कितना इम्पैक्टफुल हो सकता है आपके डिसीजन पे, वो उसकी वेटेज से आपको अंदाज़ा होता है। और आप फैक्टर्स को जितने बेहतर तरीके से वेटेज असाइन कर सकें, आप उतना ही ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। तो ये तीन स्टेटमेंट्स मशीन लर्निंग की फील्ड की फंडामेंटल्स हैं। तो जिनको अगर थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस है मशीन लर्निंग में या डेटा साइंस के अंदर, तो वो बता सकते हैं कि दीज थ्री आर द फंडामेंटल स्टेटमेंट्स जिनकी बेस पे आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स बनाते हैं। तो वेटेज डिफाइन करने का क्या क्राइटेरिया? वेटेज बेसिकली आप खुद से, अगर तो आपके पास डोमेन नॉलेज है काफ़ी ज़्यादा, अगर आपके पास एक डोमेन का अच्छा नॉलेज है, तो आप बता सकते हैं कि कौन सा फैक्टर कितना ज़रूरी है। लेकिन जो आपकी मशीन लर्निंग के जो टास्क हैं, वो बेसिकली वेट्स को खुद से एस्टिमेट करते हैं। तो जिस तरह अगर आपने स्टैटिस्टिक्स कोर्स में वो देखा होगा कि आपका एक मॉडल कोएफिशिएंट्स को खुद से एस्टिमेट करता है, आप बताते नहीं हैं उसको। तो वो आइडियल कोएफिशिएंट्स या आइडियल वेट्स निकालना ही मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम का गोल होता है। तो जो आदमी वेट्स निकालने में
बेहतर परफॉर्म करेगा, हमेशा उसका मॉडल ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा, एंड ही विल ऑलवेज हैव अ कॉम्पिटिटिव एज ओवर एवरीवन एल्स. So does that answer your question? Yeah, it does. Thanks. Perfect, thank you. अच्छा, तो एक लास्ट स्टेटमेंट के वेट्स आपके एक्सपीरियंसेस यानी कि आपके जो डेटा है उसकी बेस पे अपडेट होते हैं. फॉर एग्जांपल जो हमारी डिस्कशन से अगर हम एग्जांपल देखें कि आप मूवी देखने चले गए और आपका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो वेटेज जो असाइन की हुई है मैंने अपनी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, दिस इज़ नॉट अ गुड वेटेज. तो मे बी आप अपने उस वेटेज को रिवाइज करें, उस वेट को अपडेट करें. आपको जाके पता लगे कि यार मैंने सोचा था कि मूवी तो मुझे बड़ी पसंद आएगी, लेकिन मूवी बिल्कुल खाली निकली, तो लाइकनेस टुवर्ड्स दैट मूवी उसकी वेटेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. या फिर उधर जाके आपको पता लगता है कि मूवी ने मेरा काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया और अभी मेरे पास बाकी काम करने का टाइम नहीं बचा, तो आप उस टाइम के वेट को दोबारा से अपने माइंड में रिवाइज करेंगे. तो आपके पास अगर बुरा एक्सपीरियंस होएगा तो आप हमेशा अपने वेट्स को अपडेट करेंगे. अगर आपका अच्छा एक्सपीरियंस है तो you would be satisfied with the way you have assigned the weights to all the factors. So that is a natural way of thinking about this. तो हमारी जो मशीन लर्निंग की एक क्लास है उस बेसिकली उसकी इंस्पिरेशन आती है ह्यूमन ब्रेन की वर्किंग से. इससे हमने अभी डिस्कस किया कि जो ह्यूमन ब्रेन है इसकी भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये अपने इंफॉर्मेशन को रिटेन रख सकता है. तो इन्फॉर्मेशन बेसिकली वो वेट्स हैं कि आपको पता है कि मैंने किस फैक्टर्स को किस तरह से वेट्स दिए हुए थे, तो ह्यूमन ब्रेन उन वेट्स को अपने पास रिटेन रखता है और अच्छे और बुरे एक्सपीरियंसेस को आप रिकॉल कर सकते हैं थ्रू द मेमोरी, और उसकी बेस पे आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं. कितना टाइम है, कितने पैसे हैं, जिसके साथ जा रहा हूँ उसकी मेरे साथ लगत आती है कि नहीं आती, फलां फलां, ये सारी कैलकुलेशन भी आप करते हो बिफोर मेकिंग अ डिसीजन. और फाइनली हमारे पास एक ब्रेन का एक हाइपोथेटिकल सा स्ट्रक्चर है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि न्यूरॉन्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं और इलेक्ट्रिकल पल्सेस के थ्रू ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं. और वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस आपके जिस रीजन में ज़्यादा प्रोपागेट होती हैं आपके ब्रेन का वो पार्ट ज़्यादा एक्टिवेट रहता है, जिससे कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इम्पेक्ट हो सकती है. क्योंकि अगर हमारे पास कोई बायोलॉजिकल साइंसेस के बैकग्राउंड से है तो उसे पता होगा कि ब्रेन में ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिससे आपके बॉडी में डोपामीन और ऑक्सीटोसिन एंडोर्फिन प्रोड्यूस हो सकते हैं. तो बेसिकली ब्रेन और उसके न्यूरॉन्स की एक्टिविटी आपकी डिसीजन मेकिंग को प्राइमरी तौर पे कंट्रोल कर रही होती है. तो इन्हीं नेचुरल न्यूरॉन्स को एज अ मोटिवेशन रखते हुए साइंटिस्ट ने एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन का मॉडल प्रपोज किया. और ये भी कोई आज से 30-40 साल पहले की प्रपोजल थी कि आपके पास एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन है जिसको आप इनपुट पे अपना फैक्टर दोगे और उस फैक्टर की कितनी वेटेज है वो असाइन करोगे. और आप अपना जितने भी आपके पास अगर 100 डिफरेंट फैक्टर्स हैं या 100 डिफरेंट इनपुट्स हैं आपके पास, तो आपके पास हर इनपुट के करस्पॉन्डिंग एक वेट होगा जो कि आप उस न्यूरॉन को एज एन इनपुट दे रहे होंगे. और वो न्यूरॉन जहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड सी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन करेगा और उसके बाद आपको न्यूरॉन से एक आउटपुट मिलेगा. और आउटपुट मैथमेटिकली, क्योंकि ये सारे का सारा मॉडल मैथमेटिकली है, तो ऑल ऑफ दीज हैव टू बी नंबर्स. आपके जितने इनपुट्स हैं, जितने वेट्स हैं, जितना आउटपुट है, ऑल ऑफ दीज विल हैव न्यूमेरिकल एंटिटीज. कोई इसमें सेंटेंस वगैरह कुछ नहीं होगा. तो आउटपुट्स नॉर्मली जो आर्टिफिशियल न्यूरॉन के आउटपुट्स हैं, दे कैन बी बिटवीन 0 एंड 1, दे कैन बी बिटवीन -1 एंड 1, जिसमें आप 0 के पास अगर आपका आउटपुट आ रहा है तो यू कैन से कि मैं मूवी देखने नहीं जा रहा. अगर 1 के करीब आपका आउटपुट आ रहा है तो दैट मीन्स कि आप मूवी देखने जा रहे हो. तो दीज आउटपुट्स डिसाइड कि आपका न्यूरॉन की बेसिस पे आप क्या डिसीजन मेकिंग करोगे. और थोड़ी सी मतलब लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक
साइंटिस्ट ने ये फिगर आउट किया है कि एक सिंगल न्यूरॉन इज़ नॉट कैपेबल इनफ टू मेक कॉम्प्लेक्स डिसीजंस। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वेट्स हैं और बहुत ज़्यादा आपके पास इनपुट फैक्टर्स हैं, तो एक सिंगल न्यूरॉन उस पर ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग नहीं दे सकता आपको, क्योंकि उसकी मैथमेटिकल लिमिटेशंस हैं। तो इसीलिए फिर जिस तरह ह्यूमन ब्रेन का हमने देखा कि वी हैव मल्टीपल न्यूरॉन्स लिंक टुगेदर, तो साइंटिस्ट ने भी कहा कि हम भी मल्टीपल न्यूरॉन्स को कंसिडर करेंगे, एंड दैट इज़ समथिंग वी कॉल्ड एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का 3 जो मेन पार्ट्स हैं, दैट इज़ द इनपुट्स, जो आपके इनपुट न्यूरॉन्स होते हैं। फॉर एवरी डिफरेंट फैक्टर यू हैव अ डिफरेंट इनपुट। आपके जिस तरह प्रीवियस हमने न्यूरॉन में देखा कि हमारे सारी की सारे इनपुट्स और वेट्स एक ही न्यूरॉन में जा रहे थे। जो एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का ANN का आर्किटेक्चर है, उसमें फॉर ईच इनपुट यू हैव अ डिफरेंट न्यूरॉन। और अब उन इनपुट्स पे जो न्यूरॉन्स के जो आउटपुट्स हैं, वो सारी के सारे एक नेक्स्ट लेयर के ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे न्यूरॉन्स आपके इनिशियल इनपुट्स के ऊपर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड कंप्यूटेशन करते हैं। और इस बड़े नेटवर्क का फ़ायदा ये है कि आपके पास ज़्यादा वेट्स सेव हो सकते हैं, आपके पास ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर आ सकती है, और आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि दिस आर्किटेक्चर इज़ मैथमेटिकली स्ट्रॉन्गर देन दिस सिंगल न्यूरॉन। तो इफ़ यू हैव अ मैथमेटिकल एज, दैट मीन्स के विच माइट नॉट ऑलवेज बी ट्रू, मतलब कुछ अगर आपके पास डेटा बहुत थोड़ा है और आपके पास डेटा की क्वालिटी, यानी जो आपके एक्सपीरियंस की क्वालिटी है, वो दैट इज़ नॉट गुड इनफ, तो फिर आप जितना मर्जी बड़ा न्यूरल नेटवर्क लेके आ जाएं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन अच्छा, अगर आपके पास, जी जी, यहाँ पे जस्ट एक क्वेश्चन मैंने वैसे करना था कि आवाज़ सबको ठीक आ रही है? अगर ठीक आ रही है तो जस्ट रेज़ योर हैंड और जस्ट टाइप येस इन द चैट। बिल्कुल ये चैट में बता सकते हैं आप। ठीक है आई गेस इसमें। वी आर गेटिंग सम yeses from people. हुँ। All right, so चलें लेट्स कंटिन्यू। तो हमने भी ये देखा कि जो एक न्यूरल नेटवर्क होता है, उसके पास, बिकॉज इट इज़ मैथमेटिकली मोर एडवांस्ड देन अ सिंगल न्यूरॉन, इसीलिए इसकी डिसीजन मेकिंग पावर इज़ कंसिडरेबली बेटर देन अ सिंगल न्यूरॉन। और अगर हम इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करते जाएं, अभी रिसर्चर्स में, दिस इज़ अनदर एग्जांपल ऑफ एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, और हम देख सकते हैं कि इसमें जो हिडन लेयर्स हैं between the inputs and the outputs. We have multiple hidden layers, so that means कि it is a deeper neural network comparing to this one. और कुछ रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं कि हाउ डीप अ डीप न्यूरल नेटवर्क शुड बी। तो द स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड डेफिनेशन के मुताबिक, अगर आपके न्यूरल नेटवर्क के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स हैं, तो दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी डीप न्यूरल नेटवर्क। कुछ लोग कहते हैं कि 3 से ज़्यादा हिडन लेयर्स होनी चाहिए, लेकिन इसमें अब थोड़ा सा रिसर्चर्स का आपस में कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन इवेंचुअली कॉन्सेप्ट यही है कि इफ़ यू हैव अ लॉट ऑफ हिडन लेयर्स, दैट मीन्स कि आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो रही होती है इसमें कि द गाइज हु इन्वेंटेड न्यूरल नेटवर्क्स, even they cannot figure out that what exactly is going inside a neural network. तो that is why a neural network is called a black box model, जिसमें आप इनपुट देते हैं, वो इनपुट प्रोसेस होता है, और आपके पास एक आउटपुट जनरेट होती है, और अगर वो आउटपुट आपके डेटा के लेवल से मैच कर जाए, तो दैट मीन्स के मॉडल का डिसीजन ठीक था, तो यू डोंट अपडेट द वेट्स ऑफ दीज न्यूरॉन्स। लेकिन अगर आपके पास जो आपके मॉडल की प्रिडिक्टेड आउटपुट है,
वो आपके एक्चुअल लेवल से डिफरेंट है, तो दैट मीन्स कि मॉडल से गलती हो गई है। तो यू गो थ्रू ऑल द न्यूरॉन्स और सब की आप वेट्स को अपडेट करते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम मॉडल गलती ना करे। तो दैट इज़ बेसिकली एन एनाटॉमी ऑफ अ न्यूरल नेटवर्क। तो हम देखते हैं कि आगे हमारे पास ऐसे कौन से प्रॉब्लम्स हैं जो कि डीप न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आजकल की एकेडेमिया में विजन और लैंग्वेज के ऊपर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, और इस पे मतलब दीज टू रिसर्च डोमेन्स एक्चुअली मेक सेंस, बिकॉज जो विजन है आपकी वो आपके लाइफ के हर पहलू में यूज़ हो रही होती है। फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग पे जाते हैं तो यू हैव टू यूज़ योर विजन। आपकी जो आई साइट है दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। आप किसी से मिलते हैं या फिर आपने अगर अपनी प्रॉपर्टी अपने घर की सिक्योरिटी रखनी है तो आपको एक विजन मैकेनिज्म चाहिए होगा जो कि देख सके कि बाहर क्या हो रहा है। इसीलिए लोग सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं। इफ़ यू आर ड्राइविंग अ कार, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग, तो आपको विजन की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह फॉर द मिलिट्री ऑपरेशंस, इफ़ जिसे हम कहते हैं कि रेकी करना, रिकॉनेसेंस, आप किसी को भेजते हैं कि जाओ देख के आओ कि जो अपोजिट आर्मी है वो एग्जैक्टली उनकी बिल्डिंग किस तरह से, उनका आर्किटेक्चर, तो स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है उसमें। तो वो भी सारी विजन उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम विजन के इन टास्क को ऑटोमेट कर सकें बाय टीचिंग मशीन्स हाउ टू डू दीज टास्क, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको फ्यूचर में एक ऐसा रोबोट मिल जाएगा जिसको आपने बताना है कि भाई मुझे फ़लाँ फ़लाँ चीज़ चाहिए वॉलमार्ट से या किसी भी स्टोर से, तो मुझे जाके ये चीज़ ला दो, और आपका रोबोट जाएगा, वो अपनी विजन कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करता हुआ अच्छे से एग्जैक्टली शॉपिंग करके वापस आपके पास ले आएगा। इसी की बेसिस पे आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स चल रही हैं, आपकी ऑटोनोमस फ्लाइट्स चल रही हैं। और अभी के लिए जो वर्ल्ड है, जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, वो अपनी मिलिट्री को वेपनाइजेशन के अंदर विजन को यूज़ कर रही हैं ताकि मशीन्स खुद ही फाइट कर सकें। तो दैट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ रिसर्च एज वेल। दूसरा हमारे पास जो रिसर्च डोमेन है दैट इज़ द लैंग्वेज। तो लैंग्वेज हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जिससे आप बता सकते हैं, किसी बंदे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको कोई अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लग रहा है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको सिर्फ देख के शायद ही बता सके कि आपको क्या बीमारी है, लेकिन जब तक आप डॉक्टर को खुद से नहीं बताएंगे कि मेरे सर में दर्द है, मेरे पाँव में दर्द है, पेट में दर्द है, तो यू हैव टू हैव अ लैंग्वेज मॉडल जिससे आप अपनी डेली लाइफ के काफ़ी टास्क परफॉर्म कर सकें। और अभी हम थोड़ा सा देखेंगे कि एग्जैक्टली इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं और किस तरह से ये रिसर्च हो रही है। तो विजन में हमें तो पता है, अभी एक छोटी सी फोटो कि दिस इज़ अ मशरूम। अगर हम इसको जूम इन करें तो हमें एग्जैक्टली पता है कि दिस इज़ ऑल्सो अ मशरूम। मतलब थोड़ा सा ब्लर है लेकिन वी कैन pretty मच फिगर इट आउट। कंप्यूटर्स बेसिकली एक इमेज के उसके 3 स्केल्स में डिवाइड करता है, रेड, ग्रीन और ब्लू स्केल के अंदर। तो दिस इज़ ऑल्सो अ मशरूम। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में कि दे ओनली इनपुट नंबर्स एंड दे ओनली आउटपुट नंबर्स, तो दिस इज़ ऑल्सो अ मशरूम। देन हमने उसी इमेज को उसके जो मैट्रिक्स फॉर्मेट में जब कन्वर्ट किया बेस्ड ऑन देयर कलर डेंसिटीज़, तो हमारे पास इस तरह का एक ग्रिड बन जाती है। बेसिकली एक यूनिक वैल्यू हमारे पास एक यूनिक पिक्सल को रिप्रेजेंट कर रही है। और अब दिस इज़ द काइंड ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मशरूम which a machine can understand, but we humans cannot. तो कंप्यूटर विजन के जो प्राइमरी एक टास्क हैं आपके, जो आजकल जिन पे रिसर्च हो रही है, वो ये है कि आपको सबसे पहले मॉडल को बताना पड़ता है कि हाउ टू क्लासिफाई। मतलब कि अगर आप उसे किसी जानवर की तस्वीर दिखाएंगे
तो द मॉडल हैज़ टू बी एबल टू टेल यू कि व्हाट एनिमल इट इज़। तो दैट इज़ वन ऑफ द सिंपलेस्ट टास्क जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो वंस यू हैव डन जो क्लासिफिकेशन पार्ट, नेक्स्ट थिंग कम्स इज द लोकलाइजेशन, जिसमें आपकी मशीन एग्जैक्टली आपको बताती है कि आपका जो क्लासिफाइड ऑब्जेक्ट है वो फ्रेम के किस हिस्से में आ रहा है। तो दिस प्रॉब्लम ऑफ लोकलाइजेशन इज several times more complicated than this problem of classification। और अभी तक की जितनी भी लेटेस्ट रिसर्च है दैट इज़ अराउंड दीज टास्क। और उसके बाद सिंगल ऑब्जेक्ट से अगर हम मूव करते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्ट की तरफ, तो आपके पास ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आ जाता है। अभी आपको एग्जांपल्स के तौर पे मैं एनिमल्स की फ़ोटोज़ दिखा रहा हूँ, लेकिन जो आपके सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं वहाँ पे हमारे पास इस तरह के काम हो रहे हैं जहाँ पे इफ़ यू आर कैरिंग अ वेपन, तो द कैमरा कैन फिगर आउट कि व्हाट काइंड ऑफ वेपन यू आर कैरिंग। और आपकी फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी वो भी इन्हीं चीज़ों पे बेस कर रही होती है। तो even this object detection is not a perfect कह लो कि कोई pinnacle नहीं है, because it still considers all this area as a dog, which is not the case। तो उससे आगे की एक स्टेज है जिसे हम कहते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन में एग्जैक्टली पिक्सल बाय पिक्सल आपकी मशीन लर्न करती है कि हाउ डज अ डॉग लुक लाइक एंड व्हाट एग्जैक्ट एरिया ऑफ द इमेज इट इज़ ऑक्यूपाइंग। तो हमारे पास ये डिफरेंट लेवल्स के ऊपर रिसर्च हो रही है। क्लासिफिकेशन पे तो बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, लोकलाइजेशन पे भी काफ़ी हद तक काम हो चुका है। तो द इंस्टेंस सेगमेंटेशन इज़ लाइक वन ऑफ द हार्डेस्ट प्रॉब्लम्स इन विजन, और जिसके ऊपर अभी काफ़ी कंपनीज इन्वेस्टमेंट भी कर रही हैं, काम भी कर रही हैं। और ऐसे लोग जिनके पास ये स्किल सेट है उनकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी हम एक छोटी सी वीडियो देखेंगे 1 मिनट की, जो कि एनवीडिया की तरफ से है, जिसपे वो बताते हैं कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और ऑब्जेक्ट सेगमेंटेशन को यूज़ करते हुए वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स को कैसे डेवलप करते हैं। तो नेक्स्ट आपको आप वीडियो देखेंगे एंड देन वी विल जस्ट कम बैक। In autonomous vehicle software, deep neural networks are often trained to detect an object using a bounding box around the object. Today in Drive Labs, we're going to talk about using a DNN to provide pixel-level accurate object shape information. This is known as panoptic segmentation. In the top video, we see pixel-level shape segmentation results for different object classes. Vehicles in blue, pedestrians in red, and drivable space in green. And in the bottom video, we see segmentation of these object classes into individual instances as shown by their unique object IDs. So each of the pedestrians at this intersection is detected and tracked as a different instance. We detect object shape details, including the rear view mirror on the bus coming towards us, unusually shaped trucks, and the precise shape of a trailer. And despite occlusion by the tree, this car is still detected as a single instance. And here we see accurate segmentation of drivable space around traffic cones and on-road traffic signs. In this clip, the panoptic segmentation DNN is segmenting both cars in drivable space accurately in an unstructured environment. Panoptic segmentation of objects in free space provides a deeper and richer understanding of complex scenes, such as dense traffic with vehicles occluding each other, or construction zones with unusual object shapes, or corner cases, such as pedestrians carrying large objects. ऑलराइट, सो इस वीडियो में बेसिकली एक डेमोन्स्ट्रेशन थी कि आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर जो मशीन्स लगी हुई हैं वो किस तरह से रियल वर्ल्ड को परसीव करती हैं और उसके ऊपर रियल टाइम सेगमेंटेशन परफॉर्म कर रही होती हैं, जहाँ उन्हें पता होता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट गाड़ी है, रोड कहाँ पे है। अगर आपने नोटिस किया होगा तो जितना भी ग्रीन शेड था वो सारे का सारा वो स्पेस थी जिसके ऊपर गाड़ी ड्राइव कर सकती है। और पेडेस्ट्रियंस की डिटेक्शन हो रही थी वहाँ पे, उनकी सेगमेंटेशन हो रही थी। और अगर आपके पास कोई अनयूजुअल शेप्स के ट्रक्स भी आ रहे हैं, जिस तरह आपने देखा होगा कि एक ट्रक के पीछे एक ट्रेलर बंधा हुआ था, या आपके कोई पेडेस्ट्रियंस कोई ऐसा अनयूजुअल ऑब्जेक्ट कैरी कर रहे हैं जिससे कि लग नहीं रहा कि ये शेप वाइज एक पेडेस्ट्रियन है। तो इस तरह के कॉर्नर केसेस को भी लेटेस्ट रिसर्च में हम
कैप्चर करते हैं और इसकी बेसिस पे हम बार बार टेस्टिंग करके रिगरस टेस्टिंग परफॉर्म कर करके हम उसके बाद जाके इनको इंडस्ट्री में लेके आते हैं। और जब एक दफ़ा इंडस्ट्री में आ जाएं तो वी हैव टू मेक श्योर कि आपकी मशीन कोई गलती ना करे, क्योंकि अगर आपकी इस तरह की डोमेन में मशीन कोई गलती करती है, अगर वो आपके पेडेस्ट्रियन को मिसक्लासीफाई करती है, तो दैट मीन्स कि इट कैन कॉज अ लाइफ। तो जहाँ पे इसके फ़ायदे हैं वहाँ पे उसके नुकसानात और रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो अच्छा, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है, सो बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टूड फ्रॉम दिस एग्जांपल इज़ कि पहले एग्जांपल हमने ली डॉग्स एंड कैट्स की, और फिर एग्जैक्टली जो थी एग्जांपल ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और फिर इंस्टेंट सेगमेंटेशन की, वो हमने पेडेस्ट्रियंस और रोड्स और कार्स वगैरह की ली। सो बेसिकली आइडिया एग्जैक्टली सेम है, जस्ट बिल्कुल हमने उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो रिप्लेस कर दिए और उसके हिसाब से मशीन की ट्रेनिंग कराई है। इज दैट करेक्ट? एग्जैक्टली हमारे पास जिस तरह है ना कि मशीन को जो हमने एक्सपीरियंस दिया है, जो कि डेटा फीड की है, वो अगर जानवरों से लाके आप गाड़ियों और इंसानों पे बना देंगे तो मशीन गाड़ियों और इंसानों की सेगमेंटेशन करना सीख जाएगी। तो ये ऐसे ही है जैसे अगर आप एक इंसान को वकालत पढ़ाते हैं और उसके पास वकालत का एक्सपीरियंस आता है तो वो वकालत अच्छी कर लेगा। अगर आप उसी इंसान को डॉक्टरी करवाते हैं तो वो डॉक्टर अच्छा बन जाएगा। तो बेसिकली ब्रेन वही होता है इंसानों का, लेकिन जो उनका एक्सपीरियंस होता है उसी की बेस पे वो उसी डोमेन के ऊपर सीख जाते हैं। और जैसे एक इंसान एट अ टाइम, एक डॉक्टर या वकील या एक इंजीनियर एट अ टाइम नहीं होता, इसी तरह एक जो मशीन है वो एट अ टाइम डॉग्स और वेपन्स और कार्स, एक ही मशीन उनको नहीं कर सकती, बल्कि अलग-अलग मशीन जो थी उनको स्पेशलाइज करवाते हैं, उनकी लर्निंग करवाते हैं, ऐसे ही है? अभी के लिए तो काफ़ी हद तक ऐसे ही आपकी स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च है वो कह रही है कि एक ही मशीन से सारा काम होना चाहिए। जिस तरह इंसान है, ये एटलीस्ट कुत्ते का, गाड़ी का और इंसान का फ़र्क बता देता है बड़े आराम से। यानी अगर एक इंसान के सामने 1000 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी आ जाएं तो उनको क्लासीफाई कर लेगा अपने माइंड में। इसी तरह इस तरह के एडवांस्ड मॉडल्स के ऊपर काम हो रहा है जो कि हर डोमेन के ऊपर परफॉर्म कर सकें। तो उस पर सिर्फ डेटा और कंप्यूटेशन की लिमिट है, लेकिन एल्गोरिदम्स यही यूज़ होंगे। तो डज दैट आंसर द क्वेश्चन? यस, इट डज। ऑलराइट, सो अच्छा, बाकी जो सुन रहे हैं उनके लिए ये है कि हमारे पास एट द एंड एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप बिल्कुल एंड पे पूछ सकते हैं, बिल्कुल टाइम मिलेगा हर एक को। इवन अगर किसी को दरमियान में भी रोकना है, कोई अर्जेंट क्वेश्चन है तो दे कैन जस्ट आस्क राइट अवे, कोई इसमें इशू नहीं। या जस्ट चैट में लिख सकते हैं उसको, एंड वी बिल्कुल, विल टेक इट फ्रॉम देयर। एग्जैक्टली। तो विजन से निकल के अगर हम अपनी दूसरी डोमेन लैंग्वेज की तरफ आते हैं, बल्कि बिफोर दिस वी नीड टू सी एन एग्जाम्पल। जैसे कि हमने भी देख तो लिया कि काम मतलब कि हो कैसे रहा है, वीडियो डेमोस देख लिए, लेकिन अभी ये देखने के एग्जैक्टली एक्सप्लोर करने के व्हाट हाउ डज द इनसाइड ऑफ दिस होल प्रोसेस लुक लाइक। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि बेसिकली कैट्स वर्सेस डॉग्स की इमेज क्लासिफिकेशन करता है। तो अभी लेट्स सी के स्टेप बाय स्टेप व्हाट द प्रॉब्लम एग्जैक्टली इज। प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि हमने कैट्स और डॉग्स की क्लासिफिकेशन करनी है। मॉडल को अगर हम कैट्स की फ़ोटोज़ दिखाएं तो इट शुड फिगर आउट कि कैट है, डॉग्स की फ़ोटोज़ दिखाएं तो इट शुड टेल अस कि ये डॉग है। तो उसके लिए हमें ऑब्वियसली सबसे पहले अपना डेटा चाहिए होगा, और डेटा है बेसिकली हमारे पास इमेजेस की फॉर्म में। और जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक लिस्ट आ रही है जिसमें कैट्स और डॉग्स की जेपेग फाइल्स पड़ी हुई हैं। दीज आर ऑल द इमेजेस। तो और बेसिकली उस फाइल का नाम ही उसका लेबल है। मतलब कि अगर हम ये वाली फाइल ओपन करेंगे cat.939.jpg, तो हमें पता है कि इस इमेज के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट है दैट इज़ अ कैट। इसी तरह dog.0.jpg
हमें पता है कि इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है दैट इज़ अ डॉग। तो हम देखते हैं कि हमारे डेटा सेट के अंदर हमारा डेटा सेट बेसिकली 2 चंक्स में डिवाइड है। वन इज़ कॉल्ड द ट्रेनिंग डेटा एंड द अदर इज़ कॉल्ड अ वैलिडेशन डेटा। तो ट्रेनिंग डेटा बेसिकली हमारा वो डेटा होता है जिसके ऊपर हम अपने मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग मॉडल को ट्रेन करवाते हैं। तो वी एक्चुअली let the model see this data and we tell the model के labels क्या हैं और उसकी बेस से वो लर्न करेगा उसको। और लर्निंग करने के बाद वैलिडेशन डेटा इज़ दैट अनसीन डेटा जिसके आंसर हमें पता है लेकिन मॉडल को नहीं पता। तो एंड पे मॉडल बेसिकली वैलिडेशन डेटा के ऊपर प्रेडिक्शन करेगा और हम देखेंगे कि उसने सही प्रेडिक्शन की है या नहीं की। तो उसकी बेस पे हम बताएंगे कि मॉडल अनसीन डेटा पे किस तरह परफॉर्म करते हैं। तो अभी सबसे पहले अच्छा बाय द वे अगर आपको कोड के चंक्स की समझ नहीं आ रही तो दैट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। हमने अभी कोड नहीं समझना, हमने सिर्फ प्रोसेस देखने के हाउ द प्रोसेस एक्चुअली गोज़। तो अगर किसी ने कोड सच में समझना हुआ तो दे कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट मी लेटर। तो मैं मतलब एग्जैक्टली कोडिंग से भी हेल्प कर सकूँगा। तो लेट्स लुक एट द डेटा फॉर अ सेकेंड। इस तरह शुरू की 8 इमेजेस है हमारे पास एंड ऑल ऑफ दीज आर कैट्स। और आप देख रहे हैं कि कैट्स भी डिफरेंट ब्रीड्स की, डिफरेंट कलर्स की हैं विद डिफरेंट पोस्चर्स। कुछ में कैट्स की फुल बॉडी नज़र आ रही है, कुछ में कैट्स को सिर्फ चेहरा नज़र आ रहा है, कुछ में कैट्स बैठी हुई हैं, कुछ में कैट्स खड़ी हुई हैं। तो इस तरह की डिफरेंट वेरिएशंस पे अगर मॉडल लर्निंग करेगा तो इट विल बी अ मोर जनरलाइज्ड एक्सपीरियंस फॉर द मॉडल। इसी तरह हम अगर हम डॉग्स की फ़ोटोज़ देखें तो ये भी डिफरेंट ब्रीड्स के, डिफरेंट कलर्स के और डिफरेंट साइजेस के डॉग्स हैं। और मतलब द मॉडल शुड बी एबल टू फिगर आउट कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डॉग्स देयर कैन एग्जिस्ट। तो अभी हम सैम्पल्स के अंदर सिर्फ 16 फ़ोटोज़ देख रहे हैं और एक्चुअल डेटा के अंदर देर आर अराउंड 2000 फ़ोटोज़। तो मॉडल बेसिकली उन सभी फ़ोटोज़ को देख के अपनी जो उसके वेट्स होंगे उनको ऑप्टिमाइज़ मेरा एक करेगा। क्वेश्चन है, जी जी। जो इमेजेस है उनकी नेमिंग ऐसे क्यों की गई है? अच्छा, इमेजेस की नेमिंग इस तरह से की गई है क्योंकि ताकि हमें पता चले कि वो एक्चुअली इमेज है किस जानवर की। मतलब अगर तो ये जो नंबर्स आप देख रही हैं दीज आर सम रैंडम नंबर्स जो कि हमारे लिए अभी बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं है। हमें सिर्फ शुरू वाले लेबल से कंसर्न है क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम बताएंगे कि ये कैट की इमेज है या डॉग की इमेज है। बट तो हम जो इमेज सेगमेंटेशन होगी उसका लिंक फिर क्या किस काम के लिए वो होगा? लाइक अच्छा सही जो शेप बेसिकली डिटेक्शन आई थिंक होती है। जी जी ठीक है। तो हाँ अभी जी, ये तो फिर जो मैं उसका एग्जांपल पार्ट आपको क्या होगा? जो मैं अभी आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ दिस इज़ ओनली द क्लासिफिकेशन जिसमें सिर्फ ये बताना है, डिफ्रेंशिएट करना है कि इफ़ इट्स अ कैट और अ ओह, डॉग। ओके, जो आप ओके। पूछ रही हैं कि अगर हमने सेगमेंटेशन करनी होती तो हाँ उसमें जी। उस केस में हम क्या करते कि हम सिर्फ कैट या डॉग का लेबल ना देते बल्कि उसको बताते ये कैट है और उसके बाद हम उसको एक पिक्सल बाय पिक्सल इंफॉर्मेशन भी देते कि इस इमेज में इस पिक्सल के ऊपर कैट आ रही है। तो हाँ, तो वो ये जो हमारा हमारे सर्च इंजन है ये भी सारे ऐसे ही डाटा फिल्टर आउट करके लेके आते हैं ना वापस, मतलब यही सेगमेंटेशन के थ्रू लेके आते हैं। तो जब वो डेटाबेस इंक्रीज कर जाती है तो वहाँ पे ये नेमिंग किस तरह चलना शुरू होगी? सर्च इंजन पे बिल्कुल मतलब कि सेगमेंटेशन टू सम एक्सटेंट हो रही होती है लेकिन कोई भी सर्च इंजन अपना सीक्रेट आउट नहीं करता क्योंकि अगर वो अपना जो कोर एल्गोरिथम है वो एक्सपोज कर देगा तो इवेंचुअली उसका कॉम्पिटिटर उसको बीट कर देगा। लेकिन मैं सर्च इंजन की तरफ आऊँगा थोड़ी देर तक। सो जो इफ हमारा आई फर्स्ट अंडरस्टूड द क्वेश्चन इज कि जब डेटा मतलब ज़्यादा हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमने पिक्सल बाय पिक्सल एक बॉक्स ड्रॉ करना है कि यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ तक एक बॉक्स है, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन नेमिंग के अंदर किस तरह आएगी? इज दैट व्हाट यू आर आस्किंग? उसका जी जी।
उसका ये है कि फिर सारी इन्फॉर्मेशन हम फाइल की नेम के अंदर नहीं देते, क्योंकि इसके अंदर तो बड़े सिंपल से 2 हमारे सिर्फ कीवर्ड था, आइदर इट्स अ कैट और अ डॉग। तो इस वजह से हमने नेम के अंदर ही उसको स्पेसिफाई कर दिया। जब हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम फिर अलहदा एक XML या JSON फाइल के अंदर वो डाटा जो है उसको मशीन को देते हैं, इमेजेस सेपरेटली और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग XML या JSON फाइल्स जिसके अंदर उसका डाटा होता है। बिल्कुल, जैसे कि आपको मेरी अगर स्क्रीन नज़र आ रही है, तो जी अगर हमने सेगमेंटेशन परफॉर्म करनी होगी इसमें, तो हम इस तरह से इनपुट देंगे। हम एक्चुअल इमेज भी देंगे और एक ऐसी मैट्रिक्स भी उसको प्रोवाइड करेंगे जिसमें उस ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पिक्सल वैल्यूज़ हैं। तो फिर हमारा आउटपुट सिर्फ एक नाम नहीं होगा, बल्कि हमारा आउटपुट में ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स आ रही होगी। मतलब वो डिफाइन पहले से प्री डिफाइन होगी। बिल्कुल, वो आपको ना हाथ से करना पड़ेगा लेबल वो, और वो डेटा प्रिपेयर करना इटसेल्फ इज़ अ वेरी कॉस्टली प्रोसेस। और उसको यूजुअली हम उसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं डेटा एनोटेशन की। बिल्कुल, तो डेटा एनोटेशन भी बल्कि हम एंड पे देखेंगे कि किस तरह से हो सकती है। तो अभी हमने बेसिकली तो अपना भाई ये डेटा देख टेक्स्ट लिया। हो गया ना, सॉरी, टेक्स्ट बेस्ड चीज़ होगी सारी। बिल्कुल हो सकती है। मतलब अभी हम जो विजन के बाद जो हमारा जब लैंग्वेज मॉडल होगा, तो उसमें हम सारा टेक्स्ट एनालिसिस ही देख रहे होंगे। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास टेंसरफ्लो पाइथन की एक ऐसा लाइब्रेरी है, एक ऐसा पैकेज है जो कि डीप लर्निंग को जिसने बहुत ही आसान बना दी है। तो टेंसरफ्लो इज अ टूल, अगर आप डीप लर्निंग में इंटरेस्टेड हैं तो इट इज़ वन ऑफ द टूल्स विच यू शुड हैव ऑन योर स्किल सेट। तो अगेन दिस कोड इज़ समथिंग जो कि आपको बिल्कुल समझने की ज़रूरत नहीं। इस पे हम जिस तरह बता रहे हैं कि इस कोड के अंदर हम मॉडल की इनपुट लेयर स्पेसिफाई कर रहे हैं, और इनपुट लेयर में हमारे पास 150 बाय 150 साइज़ की इमेज होगी, और उसके 3 बैंड्स होंगे जो कि रेड, ग्रीन, ब्लू हैं। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करके देखें 150 टाइम्स 150 टाइम्स 3, तो दिस शुड बी रफली इक्वल टू 67,500 इनपुट्स हैं, क्योंकि हमारे पास एक हर न्यूरॉन हमारे पास एक यूनिक इनपुट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस मॉडल में हमारे पास 67,500 इनपुट्स होंगे, और बाद में ये जो कोड है ये उसकी हिडन लेयर्स को स्पेसिफाई कर रहा है। और वंस वी स्पेसिफाई द हिडन लेयर्स, तो फाइनल पे हमने लास्ट पे क्या करना होता है कि उसकी एक आउटपुट लेयर स्पेसिफाई करनी होती है जिस पे एक सिंगल न्यूरॉन है हमारे पास। तो सिंगल न्यूरॉन की वैल्यू अगर 0 के करीब होगी तो मे बी मॉडल बताएगा कि ये इट्स मोर लाइकली कैट। अगर सिंगल न्यूरॉन की वैल्यू 1 के करीब ज़्यादा होगी तो मॉडल बोल देगा कि दिस शुड बी अ डॉग। तो अगर हम थोड़ा सा मॉडल के आर्किटेक्चर के बारे में देखें, तो अगेन इट हैज़ एन इनपुट लेयर, और उसके बाद ये सभी की सभी कौन उसकी हिडन लेयर्स हैं जिनके बारे में हमें बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और लास्ट पे हमारे पास जो उसकी एक आउटपुट लेयर है जिस तरह कि हमने आर्किटेक्चर में देखा था। तो इस सिंपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास ओवरऑल कोई ऑलमोस्ट 9.7 मिलियन न्यूरॉन्स हैं हमारे पास इस टाइम, जो कि इस पूरे मॉडल के अंदर ऑपरेट कर रहे होंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डीप लर्निंग में हमें किस लेवल पे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स हैं और हर न्यूरॉन कोई ना कोई एक कॉम्प्लिकेटेड सी कंप्यूटेशन कर रहा होता है हर टाइम। तो लेट्स सी, दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे हम मॉडल को बताते हैं कि अपना उसका लॉस फंक्शन यानी उसके इवेल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो अगेन इसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है हमें अभी। और राइट, तो अभी हमने जो ये प्रोसेस स्टार्ट की है इसको हम बेसिकली बोलते हैं कि हमारे मॉडल की ट्रेनिंग चल रही है। तो हमारा मॉडल ट्रेन हो रहा है 2000 इमेजेस के ऊपर, और इट शुड
execute over 15 epochs. अब epoch बेसिकली हर मॉडल की नंबर ऑफ आइट्रेशन होती है. अगर मॉडल एक सिंगल epoch ख़त्म करता है तो इसका मतलब कि वो ट्रेनिंग डेटा के ऊपर एक बार आइट्रेट कर चुके हैं और उसे लर्निंग कर चुके हैं. तो हम ट्रेनिंग डेटा 15 टाइम्स इस मॉडल को दिखाएंगे और 15 दफ़ा इस मॉडल को ट्रेनिंग डेटा दिखाने के बाद, सिखाने के बाद हम बाद में आगे फर्दर चलेंगे. तो इससे क्या होता है, अब मीनवाइल जब ये मॉडल ट्रेन हो रहा है तो इस पर थोड़ी सी डिस्कशन बनती है. आप जैसे देख रहे हैं कि ये जो आपके पास एक्यूरेसी नज़र आ रही है, ये ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी है. और जो आपको राइट पे नज़र आ रही है, ये उसके वैलिडेशन डेटा जो कि अनसीन डेटा है, उसकी एक्यूरेसी आपको नज़र आ रही है. तो अभी आप देखेंगे कि जिस मॉडल पे, जिस डेटा के ऊपर मॉडल ट्रेन हो रहा है, उसकी एक्यूरेसी 90 क्रॉस कर चुकी है. लेकिन जो अनसीन डेटा है उसके ऊपर अभी भी मॉडल की परफॉर्मेंस 72% के आसपास है. तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉडल ने एक तरह से अपना जो उसको डेटा दिया गया है उस पर रट्टा लगा लिए कि उसी को रट लिया है. लेकिन जो अनसीन, जो कह लें कि स्लाइड से बाहर सिलेबस अगर आएगा तो वहाँ पे मॉडल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा. सो बेसिकली इस एक आइट्रेशन के अंदर, जैसे अभी हमने स्लाइड्स में देखा था कि एक इनपुट लेयर होती है, फिर हिडन लेयर्स होती हैं, फिर आउटपुट लेयर होती है. सो बेसिकली एक आइट्रेशन के अंदर इनपुट्स आते हैं विद वेट्स, हिडन लेयर के अंदर उसकी कंप्यूटेशंस होती हैं, बिल्कुल आउटपुट जनरेट होती है, और उसके बाद वेट एडजस्टमेंट होने के बाद दोबारा से सारा प्रोसेस जो है वो रिपीट होता है. बिल्कुल. अ, अभी जिस तरह जी. के जी ये बोले. और जो एक्यूरेसी दिखा रहा है वो हमें एक आइटरेशन के बाद बता रहा है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी इंक्रीज हो रही है एक आइटरेशन के बाद. ऐसे ही है ये? जी, असल में इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन जो सी है वो आप जिस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बैच साइज़ का ज़िक्र है, लेकिन हम अभी इस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहे. बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन अभी इसका आंसर ओवर कॉम्प्लिकेट कर देगा. मैं ठीक है. उसको एक सिंपल तरीके से इस तरह से बता सकता हूँ कि मॉडल जो है बार बार अपनी ट्रेनिंग इमेजेस को देखेगा और ट्रेनिंग डेटा के अंदर हमने मॉडल्स को अपने लेवल्स ही बताए हुए हैं. मॉडल एक लेवल प्रेडिक्ट करेगा और हम उसे बताएंगे कि अगर उसका लेवल ठीक प्रेडिक्ट किया उसने तो उसकी एक्यूरेसी में स्कोर प्लस हो जाएगा. अगर मॉडल ने उसमें गलती की है तो उसे बताएंगे कि आपकी आउटपुट गलत है. तो फिर मॉडल अपने सारे के सारे वेट्स को रीएडजस्ट करेगा सही. और ठीक है. दोबारा से फिर लर्निंग स्टार्ट करेगा. और हम जब एक दफ़ा ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम वैलिडेशन डेटा के ऊपर एक दफ़ा मॉडल की प्रिडिक्शन देखते हैं. तो आपको देख रहे हैं कि शुरू में मॉडल ने 50% एक्यूरेसी दिखाई, दरमियान में आके थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ, उसके बाद दोबारा से डाउनफॉल शुरू हो गया. तो अच्छा, एक और चीज़ कि हमने ये देखना है कि हमें तो एक इमेज इजीली नज़र आ जाती है एक जानवर की, क्योंकि हमने वो रेड, ग्रीन और ब्लू, हमारे पास 3 बैंड्स होते हैं, उनको जोड़ के हम एक कलर इमेज देख लेते हैं. लेकिन जो डीप लर्निंग के मॉडल्स हैं वो इमेज को उस तरह से नहीं देखते. तो ये अगर डायग्राम नज़र आ रही है सबको, थोड़ा सा मैं इस पर ट्राई करता हूँ जूम इन करने की. राइट. तो अभी हमें जिस तरह के ये देख सकते हैं हम कि ये एक डॉग की फ़ोटो है और उसमें मॉडल डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर एक डॉग की डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस को देख रहा है. और जैसे जैसे मॉडल अपनी हिडन लेयर्स के अंदर जा रहा है तो स्टार्टिंग लेयर्स में क्या होता है, स्टार्टिंग लेयर्स के अंदर मॉडल सिर्फ इमेज के जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं कि कॉर्नर्स कहाँ बन रहे हैं और मतलब कि लाइन का जो एंड कहाँ बन रहा है, इस तरह के छोटे छोटे फीचर्स के ऊपर काम कर रहा होता है. लेकिन जैसे जैसे हम मॉडल के अंदर डीप लेवल पे जाते हैं तो मॉडल फिर उन कॉर्नर्स और लाइंस को जोड़ के कर्व्स के ऊपर कर्व्स बना के देखता है और ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड शेप्स के ऊपर प्रोसेसिंग करता है.
और उन शेप्स की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है। तो मतलब अभी के लिए हमें पहली 2 लेयर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉडल क्या करने की कोशिश कर रहा है। मतलब इसकी एक पूरी साइड देख रहा है, इसके जो से मतलब अगर ये एक डॉग की फ़ोटो तो इसकी बेली पे फोकस कर रहा है, इसकी टेल के पिक्सल पे फोकस कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे डीपर जाते हैं आखिर पे, तो हमें बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि मॉडल का थिंकिंग कैसी है। लेकिन बस ये है कि मॉडल एट द एंड 70% एक्यूरेसी से हमें रिजल्ट्स दे रहा है। वी वी हैव नो आइडिया कि हाउ एग्जैक्टली दैट इज़ हैपनिंग। तो अच्छा, इसीलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि इज़ जी देयर एनी रिस्ट्रिक्शन फॉर द क्वालिटी और द साइज़ ऑफ द इमेजेस? रिस्ट्रिक्शन हमारे पास सिर्फ हमारे हार्डवेयर के ऊपर होती है। मतलब कि आजकल की जो लेटेस्ट रिसर्च है वो बिल्कुल पूरी पूरी 4K इमेजेस के ऊपर भी डीप लर्निंग के मॉडल्स ट्रेन कर रही है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन हम नॉर्मली इमेज का साइज़ छोटा इसलिए रखते हैं क्योंकि बड़ी इमेज को प्रोसेस करने में टाइम ज़्यादा लगता है, उस पे आपकी इक्विपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। और जो जीपीयूज़ होते हैं, जो कि बेसिकली ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं, जिनके ऊपर ये बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस हो रही होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। मतलब कि आपको जो एनवीडिया के कुछ जीपीयूज़ हैं जो कि 10-10 12-12 हज़ार डॉलर के मिलते हैं। तो अगर आप वो कॉस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर जो क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर आपको आवरली रेट के ऊपर अच्छे मॉडल्स मिलते हैं, अच्छे कंप्यूटर्स मिलते हैं। अगर आप वो अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल 2K या 4K इमेजेस के ऊपर भी ट्रेन कर सकते हैं, और उनसे रिजल्ट्स बेहतर आते हैं नॉर्मली। तो लास्ट पे हम बस यही देखते हैं, जो मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग का एल्गोरिदम है उसकी परफॉर्मेंस हमने देखनी हो तो उसके लिए हम एक्यूरेसी प्लॉट करेंगे। जो ब्लू लाइन हमें नज़र आ रही है, ये ट्रेनिंग डेटा की एक्यूरेसी है ओवर 15 ईपॉक्स या 15 आइट्रेशंस। और जो ऑरेंज लाइन है ये हमारे वैलिडेशन डेटा की एक्यूरेसी है। तो हम देख रहे हैं कि मॉडल टाइम के साथ साथ ट्रेनिंग डेटा, जिस डेटा के ऊपर वो लर्निंग कर रहा है, उस पर तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 98% तक एक्यूरेसी शो कर रहा है। लेकिन जो हमारा अनसीन डेटा है उसके ऊपर 72% तक एक्यूरेसी शो कर रहा है। तो जिसका मतलब ये है कि हमारे पास अभी भी रूम है इम्प्रूवमेंट के लिए। और इस तरह की चीज़ों को, रिजल्ट्स इम्प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा आर्किटेक्चर चेंज करके देख लेते हैं। उसका उसके हिडन लेयर्स कम या ज़्यादा करके देख लेंगे, या डेटा इंक्रीज करके, डेटा इंक्रीज हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो दीज आर द डिफरेंट टेक्निक्स जिससे आप अपनी मॉडल की अनसीन डेटा पे परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं। तो बेसिकली इस नोटबुक का, इस पूरे कोड का मकसद यही था कि आपको पूरा एक प्रोसेस दिखाया जा सके कि आप शुरू में डेटा से लेके, प्लेन इमेजेस से लेके मॉडल के आर्किटेक्चर बना के उसके बाद उसको ट्रेन करते हैं, और उसके बाद उसके जो मॉडल की डिसीजन मेकिंग जिस तरह से हो रही है उसको देख सकें, और उस पर मॉडल के रिजल्ट्स को देख के आप फर्दर अपना मॉडल के ऊपर डायग्नोस्टिक परफॉर्म कर सकें। तो गेटिंग बैक टू द लैंग्वेज मॉडल, तो जिस तरह हमने कंप्यूटर विजन की डोमेन देखी उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी जिस पे रिसर्च हो रही है। इस तरह लैंग्वेज के ऊपर भी, जिसे हम पूरा नाम बोलें तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहेंगे, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो रही है। सर्च इंजन्स एक बहुत ज़रूरी, एक बहुत प्रोमिनेंट रिसर्च फील्ड है, क्योंकि आजकल जो कंपनी अपने सर्च कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर सकती है वो अपने यूज़र्स की ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकती है। और सर्च इंजन्स का एक, और अपने यूज़र्स की क्यूरीज को समझना, बेसिकली ये समझ सकना कि यूज़र क्या टाइप करना चाह रहा है, इसके ऊपर मशीन्स को ट्रेन करना इटसेल्फ इज़ अ रिसर्च चैलेंज जिस पे काम हो रहा है। और डिफरेंट बिजनेस होते हैं, जिस तरह के अगर आपने एक बिजनेस को कॉल करनी है या उससे बात करनी है तो हर क्यूरी के लिए एक बंदा नहीं बिठा सकते वो। तो इसीलिए बिजनेसेस चैटबॉट्स बनवाते हैं जो कि क्लाइंट से एक बेसिक लेवल डिस्कशन कॉन्वर्सेशन करते हैं, और एंड पे मैनेजर को बताते हैं किस क्लाइंट का क्या मसला था, और
तो चैटबॉट्स के लिए जो कन्वर्सेशन के लिए भी आपने जो मॉडल्स ट्रेन करने होते हैं उनके लिए भी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में टेक्स्ट डेटा चाहिए होता है। वॉइस कमांड जो कि बेसिकली आप वॉइस से कोई बात करते हैं और वो वॉइस आपकी बैकएंड पे टेक्स्ट डेटा के अंदर कन्वर्ट हो रही होती है, और उसकी बेसिस पे इसकी एक एप्लीकेशन है जितने भी हमारे स्मार्ट होम्स हैं या फ़ोन्स के अंदर सिरी या गूगल, जैसे आप हे गूगल या हे सिरी बोलते हैं तो आपकी बात को समझ जाते हैं कि एग्जैक्टली आपका इंटेंशन क्या है और उसी के हिसाब से आपको रिस्पॉन्स देते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे भी एग्ज़ैक्टली अगर हम डेटा सेट की एग्ज़ाम्पल लेना चाहें, तो अगर हे गूगल या हे सिरी एक वर्ड है, तो उसको हम डिफरेंट एक्सेंट और डिफरेंट साउंड में, मतलब मेल, फीमेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जितनी भी तरह के उसके ऊपर एक्सेंट हो सकते हैं, वो देंगे और साथ उसका लेबल दे देंगे कि इसके ऊपर ये पर्टिकुलर कमांड जो है वो एक्टिव करनी है। बिल्कुल, मतलब वो आपका जो वॉइस कमांड अगर होगा तो वो डिफरेंट तरह की स्पीच इकट्ठी करेगा अपने पास। राइट। और उसके अलावा क्योंकि हो सकता है कि अमेरिकन एक्सेंट और ब्रिटिश एक्सेंट में काफ़ी फ़र्क है। हुँ, इसी तरह जो अगर एक चाइनीज़ है वो जब इंग्लिश बोलता है तो उसकी एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरह की एक्सेंट आपको सुनने को मिलता है। तो डिफरेंट जितने ज़्यादा एक्सेंट्स पे और जितने ज़्यादा एज ग्रुप्स के ऊपर, ये कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बूढ़े होते हैं, उनका बोलने का स्टाइल, मतलब आपके पास डेटा के अंदर जितनी ज़्यादा वर्सिटेलिटी है आप उतना बेहतर तरीके से अपना वॉइस बेस्ड मॉडल ट्रेन कर सकते हैं। सेंटिमेंट एनालिसिस एक ऐसी डोमेन है जो कि बेसिकली ये बताती है कि अगर एक टेक्स्ट है, आपके पास एक लैंग्वेज लिखी पड़ी है, उसमें टेक्स्ट पे आपने ये बताना है कि टेक्स्ट पॉजिटिव है या कोई नेगेटिव सेंटिमेंट दे रहा है या न्यूट्रल है। इस तरह के काम बेसिकली अगर आप इसको एक बिज़नेस के तौर पे सोचें, तो अगर आपका एक बिज़नेस है और आपके पास यूज़र्स की तरफ से 50,000 रिव्यूज़ आ जाते हैं आपके प्रोडक्ट पे, तो आप हर रिव्यू को पढ़ेंगे नहीं कभी। लेकिन आप उस पूरे डेटा के ऊपर सेंटिमेंट एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मोस्टली आपके बारे में पॉजिटिव राय है लोगों की या नेगेटिव राय है, और किस एस्पेक्ट के बारे में, बिज़नेस के किस एस्पेक्ट के बारे में बात हो रही है। अगर आप वो चीज़ भी क्लासीफाई कर लें तो आप अपना जो फीडबैक के ऊपर बेहतर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। ईमेल स्पैम डिटेक्शन ये एक और क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है जिसका अभी तक भी कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि अक्सर ऐसी ईमेल्स होती हैं जो कि स्पैम नहीं होती लेकिन स्पैम फोल्डर में जा चली जाती हैं, और अक्सर ऐसी ईमेल्स होती हैं जो कि बिल्कुल फ्रॉड होते हैं। कोई नाइजीरिया में कोई शहज़ादा मरने वाला होता है और वो अपनी जायदाद आपके लिए छोड़ के जा रहा होता है, तो उसकी ईमेल आपको आपके इनबॉक्स पे आ जाती है, हालांकि वो होता स्पैम है। तो हम थोड़ा सा लैंग्वेज मॉडल्स पे जो काम हुआ पड़े, बेसिकली मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, मतलब मेरा ये प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मैंने अपनी जॉब के दौरान किए थे। तो इन प्रोजेक्ट्स में बेसिकली हमने लैंग्वेज मॉडलिंग को यूज़ किस तरह से किया कि हम डिफरेंट जो ऑनलाइन न्यूज़ सोर्सेज हैं उनके आर्टिकल्स उठा रहे थे, और वो आर्टिकल्स भी वही उठा रहे थे जो कि किसी ना किसी डिजीज़ के बारे में थे। और बाद में हमने इस तरह के मॉडल्स यूज़ किए जो कि उन डिजीज़ में से कीवर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करते थे, और कोई अगर डेट साथ गिवन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है या नंबर ऑफ केसेस की बात हो रही है उस डिज़ीज़ के, इस तरह अगर आप पढ़ सकें तो नोटिफाइड 5 न्यू केसेस ऑफ वाइल्ड पोलियो वायरस। तो बेसिकली अगर आप टेक्स्ट में से इस तरह की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकें तो आप बता सकते हैं कि इवेंचुअली कि कौन सी डिज़ीज़ किस शहर में किस रेशो से आ रही है, ताकि आप गवर्नमेंट को बेहतर तरीके से बता सकें कि व्हाट देयर एक्शन प्लान शुड बी। इसी की एक और एग्जांपल है जो कि हमने एक उर्दू डेटा के ऊपर रिसर्च की थी, जो कि ट्विटर से लाखों रोज़ की लाखों ट्वीट्स को उठा के उनके ऊपर सेंटिमेंट एनालिसिस परफॉर्म करती थी और बताती थी कि ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड चल रहे हैं उनमें कौन सी पार्टी कितनी मकबूल है और कौन सी पार्टी के बारे में कितनी बुराई हो रही है। तो अगर आप पिछले 1 साल, पिछले 6-7 महीने का डेटा देखें तो हमें पीटीआई पे हर तरफ बुराई नज़र आ रही है और लोग ट्विटर पे पीएमएलएन की तारीफ़ें कर रहे हैं।
तो इस तरह के ट्रेंड्स हो सकते हैं जो कि आप अगर लैंग्वेज मॉडलिंग अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं तो आप इस तरह के काम करके इन प्रोडक्ट्स को प्रॉपरली सेल आउट कर सकते हैं। और ये उर्दू डेटा के ऊपर सारी बिल्कुल, कंप्यूटेशन हुई है। ये सारी की सारी उर्दू डेटा के ऊपर, मतलब कि इंग्लिश में तो काफ़ी काम हुआ पड़ा है, लेकिन उर्दू की जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है that is very different and way more difficult than the English one. तो मतलब इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि आम इंसान, हम एज अ ह्यूमन बीइंग सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन जो डीप लर्निंग आर्किटेक्चर्स हैं वो इजीली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा, हमारे पास लास्ट पे जो एक छोटा सा मॉड्यूल है वो ज़रूरी है कि अगर कोई शुरू करना चाहता है, इस डोमेन में आना चाहता है, तो बेसिकली वे टू गेट स्टार्टेड। तो ये कुछ नाम ऐसे लिखे हुए हैं, जिस तरह अगर हम देखें कैगल की बात करें तो कैगल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपके पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा सेट्स पड़े हुए हैं जिनके ऊपर आप जिनके साथ आप खेल सकते हैं। बिल्कुल, आप उन पे अपनी अगर आप फॉर एग्जांपल किसी भी डेटा सेट के ऊपर क्लिक करते हैं और आप देख सकते हैं कि उस डेटा के ऊपर लोगों ने पहले क्या काम किया हुआ है। तो इफ़ यू जस्ट गो टू द नोटबुक्स पार्ट, तो इट शुड जस्ट लोड के, मतलब इस पे लोगों ने पूरे पूरे अपने कोडिंग की हुई है और अपना एक्सप्लेनेशन दी है कि एग्जैक्टली उन्होंने उस डेटा को किस तरह से यूज़ किया और उनके क्या इंसाइट्स निकाले। तो कैगल इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप दूसरों के काम के ऊपर अपना काम बिल्ड कर सकते हैं। यूडेसिटी इज़ अ वेरी नाइस प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको पूरे फुल फ्लेज्ड कोर्सेज और पेड नैनो डिग्रीज मिल सकती हैं डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के ऊपर। KDD नॉलेज डेटा डिस्कवरी एक वेबसाइट है जो कि बेसिकली आपकी रिसर्च को भी पब्लिश करते हैं और इनके कॉम्पिटिशन रिलीज होते हैं, और वो कॉम्पिटिशन भी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में होते हैं। और एक बाय द वे कॉम्पिटिशन वाला काम कैगल पे भी बहुत ज़्यादा होता है। मतलब कि ऐसी कंपनीज हैं जो कि कैगल के ऊपर अपना डेटा सेट फेंक देती हैं और कैगल पे हज़ारों लाखों लोग फिर ट्राई करते हैं कि उस कंपटीशन को जीतें और प्राइज मनी जीत सकें। UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी है हमारे पास, जो कि एक बहुत बड़ी सोर्स है डिफरेंट टाइप के डेटा सेट्स के लिए। अगर आप देखें तो लाइफ साइंसेज के बारे में डेटा सेट्स हैं आपके पास, इंजीनियरिंग के डेटा सेट्स हैं, बिजनेस बेस्ड डेटा सेट्स हैं आपके पास। तो आपको जिस डोमेन में भी इंटरेस्ट पैदा होता है आपका, आप उन डेटा सेट्स को देख के उनके ऊपर आप अपने मॉडल्स क्रिएट करके अपनी एक प्रॉपर रिसर्च पब्लिकेशन कर सकते हैं। जो हमारे अगर कोई रिसर्चर्स हैं यहाँ पे या जो एकेडेमिया में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये निप्स की प्रोसीडिंग्स हैं जो कि अभी दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंसेस हैं जहाँ पे रिसर्च जो डीप लर्निंग रिसर्चर्स हैं उनका एक ख्वाब है कि उनका पेपर कभी निप्स में पब्लिश हो सके। तो अगर आप निप्स की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और मतलब कि पिछले कई सालों के पेपर्स मिलेंगे जो कि बेसिकली डीप लर्निंग की डोमेन का जो जितना कोर्स डिज़ाइन होता है करिकुलम, वो सारे का सारा मोस्टली निप्स से होके आ रहा होता है। और लास्टली गूगल कोलैब, जो कि मैंने भी आपको ये पूरी की पूरी एक इंटरफेस दिखाया है कि कोलैब में आपके पास आपको कुछ भी अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोलैब पे ऑलरेडी सब टूल्स इंस्टॉल्ड हैं। तो और आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि स्ट्रॉन्ग किस्म का जो प्रोसेसिंग पावर है वो भी आपको देता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि GPU जो कि एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है फॉर डीप लर्निंग, तो ये हमें एक 16 GB का एक टेस्ला P100 प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर हम देखें कि टेस्ला P100 बेसिकली ये वो डिवाइस है जिसके ऊपर आपकी डीप लर्निंग की कंप्यूटेशन होती है। और अगर हम देखें कि व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस, तो ये इसकी प्राइस रेंज है जो कि मतलब
लेकिन ये है कि वी डोंट हैव टू बाय द हार्डवेयर एट द स्टार्ट ऑब्वियसली। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है या अमेज़न मशीन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे हमें इतने भी रीज़नेबल प्राइस में नहीं, लेकिन काइंड ऑफ अफोर्डेबल प्राइस में हमें मशीन्स जो है अवेलेबल होती हैं, उसके ऊपर हम अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे आपके पास अफोर्डेबल रेंज में आपको हार्डवेयर और पूरा सॉफ्टवेयर मिला होता है। सिर्फ़ आपने बैठ के अपने प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करना है, डेटा लोड करना है, मॉडल का आर्किटेक्चर बनाना है और उसके बाद उसके आपने रिज़ल्ट्स देख लेने हैं। और एक इसके अंदर मैं रिसोर्स ऐड करना चाहूँगा, वो कोर्सेरा है। और कोर्सेरा पे वैसे तो एक पेड प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन एक चीज़ जो यूजुअली मैंने जितनों से बात की उनको नहीं कई लोगों को पता था कि ये उसके ऊपर फाइनेंशियल एड्स भी अवेलेबल होती हैं। बिल्कुल होती है। और मैंने उसके ऊपर आई गेस 6 कोर्सेज़ कंप्लीट किए हैं और अभी तक तो मेरी कोई भी फाइनेंशियल एड जो है उन्होंने एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की, सारी अप्रूव की हैं। तो बड़ी सिंपल सी एप्लीकेशन होती है, 2 क्वेश्चन बताने होते हैं कि व्हाई आर यू आस्किंग फॉर द फाइनेंशियल एड। सो कोर्सेरा के ऊपर बहुत अच्छे इसके ऊपर जो है कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, डेटा साइंस के, मशीन लर्निंग के, एआई के। बिल्कुल, सही बोल रहे हैं। मतलब कि वो मोस्टली स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल एड दे देते हैं। तो अगर आप मतलब कि क्वेश्चन आपके आंसर्स अगर थोड़े से भी जस्टिफाइबल हैं तो आपको एड मिल जाएगी और वो आप कोर्स फ्री में कर लेंगे। तो अब दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड। तो अभी हम अगर जितने भी क्वेश्चन हैं ऑडियंस की तरफ से तो वो लेंगे फॉर द नेक्स्ट 15 to 20 मिनट्स और उसके बाद फिर अगर किसी का क्वेश्चन है, either you can just turn on your microphone and ask or you can just write it down in the chat। एक मुझे मैसेज ये है कि स्लाइड्स शेयर कर दें। ये अभी मैं अपनी फेसबुक वॉल पे शेयर कर दूंगा और बिल्कुल सही है। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम हेयर। और जो लाइव सेशन है वो भी अवेलेबल होगी वीडियो फेसबुक पे टू वॉच इट लेटर। और एक चीज़ नॉट रिलेटेड टू द वर्कशॉप, जो ऑडियंस है उनसे मैं पूछना चाह रहा था। लास्ट टाइम वी हैड इट ऑन 11 PM और इस दफ़ा ज़रा टाइम हमारा 9 PM था, तो क्या टाइम ये ठीक है या आइंदा वर्कशॉप्स के लिए इसको लेट नाइट ही रखा जाए, वो ज़्यादा ईज़ी होता है? ठीक है। राइट। Okay, so I guess this is all for today. If you have any question, you can later contact me or Hamza on Facebook. Hamza, agar if you can just write your email address on the slide मैं बिल्कुल for अभी the लिख देता हूँ participants. यहाँ पे। And in case you have some topics in mind on which you want us to conduct workshops or webinars like this, you can just let me know on Facebook or या वैसे किसी भी तरह कांटेक्ट करके। बिल्कुल। So तो मैं मतलब अपनी ईमेल्स पे काफ़ी टाइम बिल्कुल ऑलमोस्ट हर टाइम अवेलेबल रहता हूँ। तो अगर किसी को मतलब कोई क्वेश्चंस हो या फिर कोई प्रोजेक्ट लोग कर रहे हैं और इफ़ दे रिक्वायर सम असिस्टेंस और सम काइंड ऑफ गाइडेंस तो मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ। तो मेरे से जितना हो सके मैं गाइड कर लेता हूँ। तो यही मेरी कोशिश है कि लोगों के लिए डीप लर्निंग आसान बनाई जा सके। So if you work on some project, so हम्म, हमारे साथ शेयर करें, it would be very motivating for us as well कि बिल्कुल। if we are putting some effort तो उसकी output भी आ रही है। All right, Hamza, thank you so much for your time और बाकी we will see कि अगर इसके मज़ीद कुछ सेशन इसको एक्सटेंड किया जाए वर्कशॉप को, हम्म, तो उसकी पॉसिबिलिटी देख के तो फिर we will discuss it later. चला ज़बरदस्त। और जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। तो वी रियली अप्रिशिएट योर टाइम। और आकिब भाई हमारे होस्ट हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन है जिन्होंने सब मैनेज करवाया। तो थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर। All right, thank you. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।